सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ। भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में जेरे बहस है ये मुद्दा। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं। पेट भर कर गालियां दो, पेट भर कर गालियां दो, आह भर कर बद्दुआ। दोस्तों, मैं कोई शायर नहीं हो गया हूं। दरअसल हमारे यह दिल के कवि, हमारे दिल के कवि और देश के चर्चित कवि दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां हैं। दरअसल झारखंड की सियासत में इन दिनों यही हो रहा है और इसी की झलक देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से नगरी के किसान अपने जमीन को बचाने को लेकर संघर्ष करते नजर आ रहे थे। उनका दावा था, उनका मानना था कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने वर्ष 2012-13 में इस जमीन पर खेती करने का आदेश दिया था, आग्रह किया था। लेकिन सरकार और खासकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का दावा है या उनका मानना है कि इस जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और दूसरी तरफ उन्हीं के कैबिनेट के शिल्पा नेहा तिर्की, उनके स्वर कुछ और थे। और बंधु तिर्की ने तो खुलकर कहा कि नगरी की जो जमीन है बहुफसली जमीन है, यह किसी भी कीमत पर यहां रिम्स 2 का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन सियासत चलती रही और कल नगरी के किसानों ने जब रांची में झमाझम बारिश हो रही थी, अगले सुबह 4 बजे मोर्चा खोल दिया। किसान अपने खेत की ओर निकल पड़े। वह तस्वीर आप विजुअल में देख सकते हैं। 4 बजे का समय है, किसान अपने खेत की ओर निकलते हैं। उनके साथ उस गांव के जो पाहन होते हैं वे निकलते हैं, तमाम रैयत निकलते हैं और पहुंचते हैं खेत पर। लेकिन खेत पर पहुंचने के पहले पुलिस पहुंचती है और पुलिस उन्हें खेत तक जाने की इजाजत नहीं देती। अंततः किसान सड़क पर ही अपना बिया बोते हैं और गुहार लगाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस गिड़गिड़ाहट का यहां कोई असर पड़ता नहीं। पेट भर कर गालियां दो और आह भर कर बद्दुआ, यही संदर्भ था और इसी कारण मैंने दुष्यंत की इस कविता को उद्धृत किया था। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी। देव कुमार धान जी भी उस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से काफी सक्रिय रूप से किसानों के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन कल न तो उस जमीन पर देव कुमार धान थे, न बंधु तिर्की थे और न प्रेम शाही मुंडा थे। वे तमाम चेहरे नहीं थे जो किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे थे। तो क्या इसके पीछे कोई रणनीति थी या कोई भय भी था? कारण क्या था? देव कुमार धान इस वक्त हमारे साथ हैं। देव जी, बहुत बहुत चलिए, आपको भी बहुत बहुत जोहार, आपके दर्शक को भी बहुत बहुत जोहार। कल किसानों ने मोर्चा खोल दिया, आप लोग किसानों की आवाज बंद कर खड़े थे। कल तो आप कहीं नहीं थे। देखिए, किसान लोग जो है अपने स्तर पर उन्होंने निर्णय लिया। अच्छा। और उन्होंने किसी का सहयोग की आवश्यकता कल महसूस नहीं किया और उन्होंने खुद गांव वाला जो है अपने पहान के जो हम लोग के जो विधि विधान होते हैं, आषाढ़ी पूजा होते हैं, जो है पूजा के बाद ही अपना बिचड़ा किया जाता है, उस हिसाब से उन लोगों ने अपने हिसाब से निर्णय लिया और आगे उन्होंने बढ़ा। और आप देखे ही कि उसको खेत में जाने से पुलिस ने रोक दिया। इसलिए इसमें कोई संगठन या कोई व्यक्ति इसमें जिम्मेवार नहीं है। कल की घटना के लिए गांव वाला स्वयं निर्णय लिया था। तो सवाल यह है ना कि अब किसानों की अगली रणनीति क्या होगी? जब बुवाई होती है धान की, उस समय तो प्रशासन मुस्तैद हो जाती है, पुलिस पहुंच जाती है, उन्हें सड़क पर अपनी बुवाई करनी पड़ती है, बिचड़े की बुवाई करनी पड़ती है। अब 21 दिन, 22 दिन, 25 दिन के बाद जब बिचड़ा तैयार होगा और जब किसान एक बार फिर से खेत की ओर रुख करेंगे, फिर तो वही तस्वीर होगी। निश्चित रूप से अब गांव वाला से संपर्क किया गया है और संभवतः 1-2 दिन में कोई निर्णय होंगे
तो जब निर्णय होंगे, गांव वाला जब सारे संगठन से सहमति लेकर जब सहयोग मांगेंगे, तो हाँ निश्चित है कि हजारों हजार की संख्या में पूरे झारखंड से, पूरे क्षेत्र से लोग आएंगे और उस नगरी गांव को समर्थन करेंगे कि आप अपना जमीन में आप खेती लगाइए और इस जमीन को किसी भी कीमत पर सरकार को नहीं देना है। ये बहुफसली जमीन है, उपजाऊ भूमि है। इस तरह की रणनीति हमको लगता है 1-2 दिन में बनेगी। कुछ अखबारों की मैं आज एक सुर्खियां देख रहा था, नाम लेना उचित नहीं होगा, किसी ने टिप्पणी की है या सुर्खी बनाई है कि बहुसंख्यक किसान जमीन देने को तैयार हैं, कुछ छोटे से किसानों का, रैयतों का जो हिस्सा है वो जमीन देना नहीं चाहते हैं। आप तो आंदोलन से जुड़े रहे हैं, वहां ग्राउंड पर मौजूद रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, जैसे वो जो बयान आए हैं, निश्चित रूप से उसमें कुछ दलाल किस्म के लोग भी उसमें शुरू से जो जमीन दलाली करते हैं, अच्छा। वैसे लोग सक्रिय हैं। वो लोग चाहते हैं कि जमीन हम लोग माने रिम्स 2 बनेगा तो उसमें हम अपना जो है अपना फरियाएंगे माल पानी। ये वो उसको आश्वासन भी दिया होगा कुछ लोगों ने, लेकिन गांव के जो किसान हैं वो किसान जमीन नहीं देना चाहते। जो उसका कारण क्या है? केवल वही चावड़ा भर आपको बचा हुआ है, बाद बाकी जमीन तो आप देख रहे हैं कि लो यूनिवर्सिटी और इधर रिंग रोड, ये सारे चीज, चूंकि उस नगरी के दक्षिण साइड ही जो जमीन है वही बची हुई है, और अगर ये जमीन चला जाएगा तो सारे गांव जो है भूमिहीन हो जाएगा। तो इसलिए कोई किसान, खासकर आदिवासी में ये मानसिकता है कि हम किसी भी कीमत पर हम जो है भूमिहीन नहीं बने। मैंने उनका एक मानसिक जंगल जमीन उसकी पहचान होती है। निश्चित रूप से माने अगर आप उसको व्याख्या करेंगे तो उसको जमीन को, सूरज को, वह पेड़ को भगवान के रूप में वो लोग मानते हैं, और इसी से हमारा जीना खाना है, ये हमको आज तक जिंदा रखा है। इस तरह के उनका दर्शन है, इसलिए वो लोग जो है जमीन देने के पक्ष में नहीं है। ये जो है कुछ दलाल किस्म के लोग हर जगह, निश्चित है कि रावण है तो विभीषण भी होता है, तो इस तरह से कुछ विभीषण भी हैं वहां। और आप तो पूर्व मंत्री रहे हैं, कानून की पेचीदगियां और कैबिनेट की जो उलझन होती है उसको समझते हैं बखूबी। क्या वाकई में जैसा कि दयामनी वारला दावा करती रही है कि इस जमीन का अधिग्रहण पूर्ण नहीं हुआ है, जिस 1954 एक्ट के तहत जमीन का अधिग्रहण किया गया, उसी एक्ट में यह प्रावधान है कि 2 वर्षों के अंदर यदि उस जमीन का उस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो किसानों की जमीन वापसी होगी। एक तो ये, दूसरा वो कहते हैं कि जमीन का अधिग्रहण होने का भू अर्जन डिपार्टमेंट के पास कोई प्रमाण नहीं है। वो कहती है कि उन्होंने एक आरटीआई दाखिल किया था और आरटीआई के जवाब में ही कृषि विभाग की ओर से और भू अर्जन विभाग की ओर से जवाब आया था। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें निश्चित रूप से सरकार जो है एक तो भूमि अधिग्रहण करती है, दूसरा चीज की कुछ क्षेत्र को चिन्हित करके वो भविष्य में अधिग्रहण करना है। जैसे आप एयरपोर्ट को देखिएगा कि एयरपोर्ट कम दूरी पर ही बना हुआ है, लेकिन उसमें ये निर्देश था कि इधर जो है कोई घर नहीं बनेगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई संस्थान नहीं बनेगा। इस तरह से एक जो है चिन्हित कुछ जमीन जो है करती है, और हमको तो यही लगता है जो लोगों का जो दस्तावेज जो उपलब्ध कराया गया है, सरकार उस समय इस जमीन को अधिग्रहण नहीं किए। हाँ, ऐसा लगता है। और दूसरा जो बात है, अगर अधिग्रहण की भी है तो ये कृषि विभाग के अंदर का ये जमीन है। अच्छा, तो कृषि विभाग तो इनकार करती है कि मेरी जमीन ही नहीं है। नहीं, हम 2 बात पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसा लोगों का दावा है, हॉस्पिटल का तो जमीन नहीं है। ये तो आप मान रहे हैं। अगर ये जमीन अगर कृषि विभाग अधिग्रहण भी किया है तो पहले तो कृषि विभाग अगर उसका जमीन है तो पहले उसको स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ, और उनके पिताजी कह रहे हैं, जो कृषि मंत्री के पिताजी कह रहे हैं कि ये जमीन किसी भी कीमत पर यहाँ जो रिम्स 2 नहीं बनेगा। तो अब ये देखना है कि जो मंत्री हैं शिल्पी
नेहा त्रिकी जी, वो पिताजी के साथ खड़े होंगे कि पार्टी के साथ खड़े होंगे, मैंने अगर ये है तो। और दूसरी जो बात है कि जब अधिग्रहण हुआ, या अगर ये कृषि विभाग, जैसे आप बोल रहे हैं कि कृषि विभाग इनकार कर रही है कि मेरा जमीन नहीं है, तो किस हैसियत से आपको डॉक्टर इरफान अंसारी ये दावा कर रहे हैं कि हम वहां रिम्स 2 बनाएंगे, जब गांव ग्राम सभा उसमें वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, वहां जब तक जो है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 ये बोलता है कि जब तक 70% किसान जो है नहीं चाहेंगे तब तक जो है भू अर्जन नहीं किया जा सकता है। तो वो किस हिसाब से दावा कर रहे हैं कि भाई हम वहीं रिम्स 2 बनाएंगे? यहाँ तो मामला बड़ा विचित्र लगता है कि भाई कृषि विभाग कुछ बोल रही है और स्वास्थ्य विभाग कुछ बोल रहे हैं। अरे एक चीज हमें भी समझ में नहीं आता, या हम दर्शकों की ओर से चाहेंगे, आखिर स्वास्थ्य मंत्री ऐसा क्यों चाहते हैं कि रिम्स 1, रिम्स 2, रिम्स 3, रिम्स 4 ये सारे निर्माण रांची में ही किया जाए, राज्य के दूसरे जो नागरिक है या दूसरा जो हिस्सा है उसे नागरिक सुविधाएं नहीं मिली? ये कौन सी पॉलिसी है? आप तो मंत्री रहे हैं, बेहतर समझ। देखिए, हमारा एकदम सीधा कहना है, पहले अगर आप स्वास्थ्य विभाग को देखिएगा, हर प्रखंड स्तर पर बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया। उसका स्थिति आप भ्रमण करके देख लीजिए, वो खुद बीमार है। हर जिला स्तर पर सदर अस्पताल का निर्माण किया है, वो भी बीमार है कि वहां अगर कोई बीमारी जाता है कोई व्यक्ति तो तुरंत सीधे रिम्स जो है ये लोग रेफर कर देते। तो भैया, आप रिम्स का लोड को कम करने के लिए पहले प्रखंड स्तर का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको ठीक करिए, जिला स्तर का जो है सदर हॉस्पिटल उसको ठीक करिए, रिम्स को भी ठीक करिए। और निश्चित रूप से पूरे देश के लिए आप मंत्री हैं, तो उप राजधानी मान ली दुमका बोला जाता है, तो वहां रिम्स 2 वहां बनाइए, जो मुख्यमंत्री के भाई का क्षेत्र भी है, वो खुश भी होंगे आपसे, क्योंकि आप तो उसको गुरु का कर्मस्थली रहा, उनका कर्मस्थली जो है रहा है, जन्मस्थली चलिए यहाँ रामगढ़ रहा है, लेकिन कर्मस्थली वहां रहा है तो उनको वहां बनाना चाहिए। लेकिन ये लोग जो है यही बनाना चाहते हैं, और यहाँ बनाना भी है। तो एचईसी के पास इतना जमीन है, आप वहां से 200 एकड़ ले लीजिए। पथरीली जमीन है, बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं कि हम खोज के देंगे बंजर भूमि, तो उनसे सलाह ले लीजिए। बाबूलाल मरांडी बंजर भूमि का एक्सपर्ट है क्या? नहीं, मैंने वो भाई निश्चित है कि उसके बाद वो मुख्यमंत्री रहे और बंजर भूमि में ही वो न्यू राजधानी बनाना चाह रहे थे, तो निश्चित है कि उनके पास उस जमाने के जो है जमीन का जो उन्होंने लेखा जोखा लिया होगा, तो निश्चित उनको जानकारी होगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आप जो है लैंड बैंक में जो है लाखों एकड़ जमीन है, आप क्यों बनाना चाहते हैं? रांची से हम बार बार उदाहरण देते हैं कि भाई आप हैदराबाद जाइए तो उसका 40 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट है, तो आप 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर में भी आप बनाइए ताकि टाउन का विस्तार भी होगा। तो ऐसा जमीन बहुत जगह है, तो हमको इन लोग समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग चाहते क्या हैं। अच्छा, एक चीज और कुमारधाम जी जानने की, जो वहां के स्थानीय विधायक हैं सुरेश बैठा जी हैं, उनका कोई स्वर, उनका कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती। किसानों के पक्ष में है, किसानों के विरोध में है, सरकार के साथ है, सरकार के विरुद्ध में है, एक डायलेमा किसी की नजर नहीं आती। देखिए, जैसे हमको जो जानकारी है, वो विधायक तो जरूर बन गए हैं, लेकिन वो बेचारा है, सुरेश बैठा बेचारा है। सरकार के सामने उनका जैसे गांव वाला उनको ये अनुरोध किया कि आप जो है मुख्यमंत्री से मिलाइए, कहाँ मिला पाए? अच्छा, गांव वाले ने अनुरोध किया था? निश्चित रूप से अनुरोध उन्होंने कौन लोगों से नहीं किया, बहुत लोगों से उन्होंने किया है कि मुख्यमंत्री से हमको मिलाइए, हम लोग वार्ता करना चाहते हैं। शिबू सोरेन इस तरह का बोले थे कि आप लोग खेत जोतिए, हाँ जाओ खेत जोतो, और उनका बेटा जो है इस जमीन पर जो है रिम्स 2 बनाना चाहते हैं, तो हम लोग एक बार मिल के अपना बात करना चाहते हैं। तो हमें ये सुरेश बेटा कहाँ मिला पाए, तो उनका तो स्थिति मैंने ऐसा हो गया है ना, वो सरकार के पक्ष में खड़ा हो पा रहे हैं ना जनता के पक्ष में खड़ा हो पा रहे हैं, ऐसा स्थिति। क्योंकि इधर सरकार के पक्ष में खड़ा होंगे तो लग रहा है कि वोट पूरा आदिवासी वोट जो है घिसक जाएगा, और इधर खड़ा होंगे तो गए, उधर खड़ा होंगे, तो यही स्थिति उनका। वोट बैंक का खतरा इरफान अंसारी को नजर नहीं आता? देखिए, इरफान अंसारी को भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से हम तो इस बात को कहेंगे इरफान जी से
कि भाई आप अपने ही क्षेत्र जो है झारखंड के उप राजधानी में ले जाइए, और ये जो आदिवासी विरोधी काम आप मत करिए। ये जो आप वो तो आदिवासियों का, अपने आप का आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी और चैंपियन बताते हैं। भाई अगर वो चैंपियन हैं तो यहाँ आदिवासी की जमीन पर क्या रिम्स 2 बनाने के लिए वो जो है अड़े हुए कि ना बनेगा, वहीं बनेगा। तो ये तो निश्चित है कि एक आदिवासी विरोधी वो काम करने जा रहे हैं, और इसका आने वाला समय में उसको बहुत नुकसान होगा। क्योंकि मैं जामताड़ा के लोगों से भी संपर्क में हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, कहीं जेएमएम के ट्रैक में ये कांग्रेस फंस तो नहीं रही है? क्योंकि रिम्स 2 वही बनेगा। अब तक आवाज किसकी ओर से आ रही है? आवाज तो आ रही है इरफान अंसारी की ओर से। सरकार जेएमएम कहीं एक तरह से खामोशी अख्तियार किए हुए है। जेएमएम का जो सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं आदिवासियों के 1 इंच जमीन नहीं जाएगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक से जेएमएम यू टर्न मारेगी कि भैया हम तो यही जमीन की बात ही नहीं कर रहे थे, और कांग्रेस इस मामले में फंस जाएगी? कोई इनर पॉलिटिक्स भी है क्या? देखिए, इसमें निश्चित रूप से आप जिधर जो संकेत कर रहे हैं उसमें पेशा को भी देखिए। हाँ, पेशा में भी जेएमएम जो है गेम खेल रहा है। हाँ, लोगों के बीच ये प्रचार कर रहा है कि कांग्रेस के पास तो मंत्री है, हाँ, पंचायती राज मंत्रालय, वो जब आगे बढ़ेगा हाँ, तब ना हम ये करेंगे। तो सारा दोषीदार तो कांग्रेस है। हाँ, उसी तरह से हमको लगता है रिम्स 2 में भी जो है फिर जेएमएम अभी उसको आगे कर दिया है। हाँ, इरफान अंसारी को देख रहा है कि यहाँ इतना 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलेगा तो हमको इतना पैसा कमीशन मिलेगा, उनको भी अंदर से लालच होगा। तो यहाँ भी कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है, पेशा में जैसे फंसी है ना, और यहाँ भी जो है अचानक से जेएमएम पल्ला झाड़ देगी कि भाई तो गुरु जी बोल दी है कि जमीन पर तो निर्माण होना ही नहीं है, तो आप कैसे बढ़ रहे हैं आगे? कांग्रेस के कदम फंस गया। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, नगरी में भी फंसेगी, पेशा में भी फंसेगी, और यहाँ धर्म कोलम में भी। क्योंकि कांग्रेस 1960-61 में धर्म कोलम को हटाई है। दूसरा जो है, जब जाति प्रमाण पत्र में जो धर्म लिखने का कॉलम था उसको बंधु तिर्की हटाया। तो धर्म कॉलम में भी पहुंचते हुए कांग्रेस नजर आ रही है, पेशा में भी, और रिम्स 2 नगरी का जमीन में भी। तो ये जेएमएम जो चाह रहा है ना कि हम आने वाला समय में अकेले चुनाव लड़े, ये हमको तो रणनीति लगा था। जी जी, और पूर्ण रूप से कांग्रेस को हम बदनाम करें, ये रणनीति लोग, उसमें कांग्रेस के विधायक भी साथ दे रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस के विधायक जेएमएम का साथ दे रहे हैं? निश्चित रूप से लालच है, जैसे कुछ मंत्री को कि ये मंत्री हटेगा तो हम घुसेंगे। अच्छा, तो ये सब लालच को हो सके आने वाला समय में जेएमएम से वो लड़े, मैंने ये भी संभावना हो सकती है। तो यहाँ जो है मंत्रियों को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ रहते हुए मनमाफिक मंत्रालय नहीं मिलेगा, तो क्यों नहीं हम मूल पार्टी कांग्रेस का निश्चित रूप से इस राज्य में बहुत ज्यादा अस्तित्व बचा नहीं। अगर जेएमएम से माइनस हो जाए ना तो 2-4-5 सीट भी जीतना इनको मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हर आदमी तो अपना देखता है ना कि भाई हम सुरक्षित जगह आरक्षित करा, तो इसलिए ये लोग जो है कांग्रेस में जरूर हैं, लेकिन ज्यादा वफादार ये लोग हेमंत का। हाँ, ताकि यहाँ से हटे तो वहां जाके सटे, इस तरह की इनकी जो है योजना है। तो इसलिए यहाँ जो है माने कांग्रेस पूर्ण रूप से फंसती हुई नजर आ रही है। आपने पेशा की चर्चा की, हमें ग्राम सभा की याद आई। पुटका में एक गांव है, सुंदरगढ़ या सुंदरी कुछ बोलते हैं, सुंदर नगर, हितुतु पंचायत है वहां के पंचायत ने जो पूरी का रथ यात्रा जो होता है, भगवान का जो रथ यात्रा होता है, उसको ग्राम सभा में हिलने से अनुमति देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि बगैर ग्राम सभा की अनुमति से रथ यात्रा को इस पंचायत से गुजारा नहीं जा सकता, ले जाया नहीं जा सकता। आपने ग्राम सभा की अनुमति लिया था क्या? इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसको हम ग्राम सभा के सशक्तिकरण के रूप में देखते हैं। अच्छा, क्योंकि इसीलिए तो पैसा लागू करने से लोग डर रहे हैं ना, कि जैसे बालू निकलना बंद हो जाएगा, गिट्टी मिट्टी निकलना बंद हो जाएगा, गांव से लकड़ी जो है काटना बंद हो जाएगा। तो इसमें जो सरकार को जो बालू माफिया, जमीन माफिया, वन माफिया, इस तरह के जो माफिया हैं, उन लोग सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, और सरकार भी फल फूल रही है, क्योंकि 2 नंबरी पैसा उनको भी मिल रहा है। तो इसीलिए हमको इसको इस रूप में हम देखना चाहते हैं कि भाई निश्चित रूप से ग्राम सभा का एक सशक्तिकरण का मामला है। क्योंकि गांव में आप कुछ भी हो,
तो उसमें ग्राम सभा में तो आप राय लेंगे ना। अगर आप गलत काम करते आए हैं तो ग्राम सभा उसको रोकेगी। दूसरे पक्ष का कहना है कि बरसों बरस से रथ यात्रा इस पंचायत से होके गुजरता रहा है। अब ग्राम सभा कहती है कि भाई तो आपने अनुमति लेना चाहिए था, आपने अनुमति लिया नहीं, और ग्राम सभा में जो कुछ होगा इसका फैसला ग्राम सभा करेगी। तुम अपना जो रथ है उसको वापस ले जाओ, अनुमति नहीं। प्रशासनिक वहां सवाल खड़ा हो गया है, प्रशासन कैंप कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि धार्मिक झगड़ा नहीं है? आपको लगता है धार्मिक झगड़ा नहीं है, दरअसल ग्राम सभा के अस्तित्व का सवाल। नहीं, देखिए आदिवासी कभी भी धार्मिक झगड़ा के पक्ष में ये लोग नहीं रहते हैं। लेकिन अब अगर देखिएगा, देखिए राज्य का भी सीमा है, गांव का भी सीमा है, देश का भी सीमा है। देश में भी दूसरे देश में जाना है तो परमिशन लेना पड़ता है ना। तो सेम मान के चलिए ना कि मेरे गांव में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हमसे सहमति लीजिएगा ना भाई। इतना तो आप करने का भी करेंगे तो आदमी आज पढ़ लिख रहा है, आदमी पेशा के नियमावली को समझ रहा है कि भाई हमको अपना गांव में। पिछले जो 4-5 महीनों में या साल भर में पेशा का जो विमर्श खड़ा हुआ, उसका असर क्या आप गांव में दिखलाई देने पड़ रहा है? निश्चित रूप से देखिए, अगर पेशा नियमावली लागू हो जाता है जो 1996 के कानून के हिसाब से, अगर उसकी मूल भावना को लागू किया जाता है तो निश्चित है कि भ्रष्टाचार पर भी विराम लगेंगे। अच्छा। और निश्चित है कि ग्राम सभा मजबूत होगी और गांव के लोग आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी जो है तथ्य तो, लेकिन राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती है ग्राम सभा मजबूत हो, गांव के लोग मजबूत हो, गांव को लोग बेवकूफ रहे, गरीब रहे, ताकि चुनाव में हमको जो है 200-500 एक बोतल दारू मुर्गा में हमको जो है वोट देते रहे। इस रूप से लोग देखना चाहते हैं। चाहे आप ही देखिए ना, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम को, शिक्षा को कभी नहीं उन्होंने महत्व नहीं दिया। ग्राम सभा को मैं बार बार ये बात को कह रहा हूँ कि 24 साल में 14 साल बीजेपी और जो है 10.5 साल ग्राम सभा को तो नहीं दिया। आज जरूर बीजेपी का लोग हाथ उठा रहे हैं कि भाई आप क्यों उस समय लागू नहीं किया, आप भी तो 14 साल तक सत्ता में रहे। तो ये लोग केवल कांग्रेस, जेएमएम, बीजेपी का ये लोग जो है डुगी ड्रामा में जनता फंसी हुई है, इससे जनता को निकालने का हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप लोग की एक अहम बैठक है सिरमटोली सरना स्थल में। सिरमटोली मामला में आप लोग क्यों इतना उलझे हुए हैं? बंदर जो मरा हुआ बंदरिया को गोद में लेके घूमते रहता है, कुल स्थिति आपकी ऐसी तो नहीं हो गई है? जो मुद्दा ही खत्म हो गया, ओवरब्रिज का निर्माण हो गया, गाड़ियां धक्का धक दौड़ रही है, अब कहाँ देव कुमार धान उसमें आंदोलन करने जा रहे हैं? देखिए ऐसी बात नहीं है। सिरमटोली जो है हमारा अस्तित्व का पॉइंट है। अच्छा। चूंकि पूरे झारखंड में 5 लाख लोग किसी भी सरना में जमा नहीं होते। अच्छा। तो इसलिए मेरा यह आस्था का सवाल है, मेरा अस्तित्व का सवाल है। मान लीजिए अगर आप पीछे जाएं, बाबरी मस्जिद 1525 में बना था, वहां तो पूरे नमाज अदा हो रहा था। तो उसको आपने 2024 में उसको तोड़ के जो है वहां राम मंदिर जो है स्थापित कर दिया। तो इसलिए ये हमारा अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है, आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, और इसको तो सरकार को हटाना ही पड़ेगा, चाहे ये सरकार हटाए चाहे आने वाली सरकार हटाए। ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए मान के चलिए ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। आज क्या फैसला लेने वाले हैं आप लोग? हम लोग आज निश्चित रूप से हम लोग जो है रेम्स हमेशा जो सिरमटोली सरना स्थल 1 नंबर में रहेगा। अच्छा। हम लोग का आंदोलन में। दूसरे नंबर पर हम लोग का पेशा रहेगा। तीसरे नंबर पर जमीन रहेगा। चौथे नंबर पर हमारा धर्म कोड रहेगा। 5वें नंबर पर टीएसपी ट्राइबल सब प्लान रहेगा। इस सब मुद्दे पर सारे मुद्दे पर होगी और एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा हम लोग जो है करेंगे। तो ये थे हमारे साथ देव कुमार धान जी, और इनका साफ मानना है कि नगरी में जो किसान कहीं बटे हुए नहीं है, नगरी का बहुसंख्यक किसान जो है रिम्स का विरोध कर रहा है, रिम्स 2 का विरोध कर रहा है। जहां तक सिरमटोली का बात है, सिरमटोली में भले ही ओवरब्रिज का निर्माण कर दिया गया हो, गाड़ियां दौड़ रही हो, लेकिन
लड़ाई खत्म नहीं हुई है, संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। आज भी सीरम टोली हमारे लिए अहम मुद्दा था, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। यह सरकार हो या आने वाली सरकार हो, एक दिन इसे हटाना ही पड़ेगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।